सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 12th का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर आयु, लिंग, स्वरूप, एज, सेक्स, स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूँ। और इस चैप्टर को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यह चैप्टर जो है लमसम 10 मार्क्स का जो है आपका एनुअल एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो है लिंगानुपात क्या है। तो किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आयु संरचना, यहाँ पर देखिए अवधारणा क्या है, बड़े जनसंख्या संगठन है। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको जो है लिंग, साक्षरता, ग्राम नगर अनुपात या फिर आयु संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ ग्राम नगर अनुपात, व्यवसायिक संरचना को भी पढ़ना है। किसके अंतर्गत? तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जिनकी माप जो है 10 वर्षीय जनगणनाओं में की जाती है। देखिए यहाँ पर जो है जनसंख्या संगठन या लिंगानुपात की बात है तो वह 10 वर्षीय जनगणना के द्वारा जो है इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। वास्तव में जनसंख्या संरचना का अध्ययन किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आंतरिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। यानी जनगणना से ये पता चलता है कि किस वर्ग की संख्या अधिक है, किस वर्ग की संख्या कम है, किस वर्ग में लिटरेसी रेट ज्यादा है, किस में कम है, किस में बेरोजगारी ज्यादा है, किस में रोजगार में लगे हुए लोग हैं। ठीक है, कितने जो है समृद्ध परिवार है। तो इसको जो है पता जनगणना के माध्यम से जो है लगाया जाता है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन हमें यह जानकारी देता है कि जनसंख्या कैसी है ना, इसलिए जनगणना जो है करवाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बोला है किन्हीं दो क्षेत्रों की जनसंख्या आकार में समान होने पर भी बोल रहा है कि असम आयु, लिंग, अनुपात, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर भी असमानता नहीं मिल सकती। यानी जो है जनसंख्या एक है फिर भी क्या है वहां पर जो है लिंगानुपात हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, भाषा हो, शिक्षा हो, सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। बड़ा कि अतः जनसंख्या संरचना के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या की विशेषताएं किस प्रकार की है। अभी जैसे हम लोग केरल की बात कर लेते हैं। केरल में जो है बच्चों, केरल में जो है लमसम जो है 95% जो है लोग लिटरेट है, यानी पढ़ा लिखा है। वही अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की अगर हम बात करें बिहार का, तो वहाँ मात्र जो है 64% जो है लोग पढ़े लिखे, 64.8% है। ठीक है ना, तो वहाँ कम है। बाकी क्या कारण है कि बिहार में जो है लिटरेसी रेट कम है और केरल में जो है, केरल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ जो है लमसम 95% जो है लिटरेसी रेट है। तो जहाँ पर रोजी रोजगार या प्राकृतिक संसाधन या कह सकते हैं नगरीकरण है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहाँ का लिटरेसी रेट भी अधिक होता है। और जहाँ पर संसाधन के अभाव पाया जाता है वहाँ पर लिटरेसी रेट कम पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयु संरचना। यहाँ पर आयु संरचना बोल रहा है कि आयु संरचना की किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत आवश्यकता होती है ना। परंतु बच्चों आयु संरचना जनसंख्या के भीतर विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है। यह जनसंख्या की स्थिति का समझने और भविष्य के बुढ़ाई रुझानों का अनुमान लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में आयु संरचना को मेजर किया जाता है। आयु संरचना के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या में कौन से समूह अधिक है। तो हम लोग जो है 3 समूह में इसको बांट करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु के लोग निवास करते हैं, हर तरह के बच्चा भी, वयस्क भी, वृद्धा भी, है ना, महिला, पुरुष। और किसी व्यक्ति की आयु उसकी जन्म तिथि, वर्तमान तिथि के मध्य का समय होता या होती है। किसी भी क्षेत्र की आयु संरचना के समस्त व्यक्तियों की आयु को बोल रहा है कि पूर्ण वर्षों में ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु संरचना की विभिन्नताएं सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जन्म देती है। क्या बोल रहा है कि आयु संरचना की विभिन्नताएं सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जन्म देती है। अब कैसे देखिए, अब मान लिया जाए कि 0 से 14 वर्ष का बच्चा है, तो यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति दयनीय होगा। ये न कहीं जो है माता पिता पर बच्चों जो है डिपेंड होता है। और ये जो वर्ग है जिसको व्यस्क आयु वर्ग कहा जाता है, 15 से 60 वर्ष के बीच के लोग जो हैं, ये जो है कार्यशील जनसंख्या है। ये जो है आय को अर्जित करता है, ये समृद्ध वर्ग कहलाता है। जबकि जो है बाल आयु वर्ग वाला को 0 से जो 14 वर्ष के बीच में रहता है उसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। इसलिए बोल रहा है कि आयु संरचना की विभिन्नताएं सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जन्म देती है। ये अपने आप को आश्रित जनसंख्या, जबकि ये जो है आय को सृजित करने वाली जनसंख्या मानी जाती है। इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में वायु वर्ग क्या बोल रहा है
कि प्रदेश में वायु वर्ग के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, यानी जहां पर जो है व्यस्क आयु वर्ग की जनसंख्या अगर ज्यादा होता है तो वह देश समृद्ध होगा, क्योंकि काम करने वालों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या जो होती है जहां अधिक होगा वो समृद्ध देश कहलाता है, या कहिए विकसित देश कहलाता है। अर्थात कितने लोग बच्चे हैं, कितने प्रौढ़ हैं तथा कितने वृद्ध हैं, आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस देश में प्रौढ़ की संख्या अधिक हो, है ना, प्रौढ़ की संख्या अगर अधिक हो तो वह देश कैसा देश कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है बच्चों, ठीक है ना, डेवलप कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। क्यों? क्योंकि काम करने वालों की संख्या अधिक होती है, आय सृजित करने वालों की संख्या अगर अधिक होती है तो वह देश जो है समृद्ध होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बोल रहा है कि 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे बाल आयु वर्ग, जो 0 से 14 वर्ष के बीच में आता है, तो हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं। बोला इस वर्ग में 0 से 14 वर्ष या 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे सम्मिलित होते हैं। बाल आयु वर्ग के अंतर्गत जो है 0 से 14 या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह आयु वर्ग अनुत्पादक होता है, अनुत्पादक का मतलब है वह जो है आय सृजित नहीं करती है, ठीक है ना। साथ ही इनके पालन पोषण एवं शिक्षा आदि पर जो है अधिक व्यय किया जाता है। देखिए इनका पालन पोषण और शिक्षा पर जो है पेरेंट्स जो है या माता पिता जो है अधिक खर्च करते हैं, और जिसका आर्थिक भार वयस्क पर पड़ता है, किस वर्ग पर पड़ता है, यानी इसका जो भार जो है इस पर पड़ता है, यानी वयस्क आयु वर्ग पर पड़ता है, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे कि आयु वर्ग पर पड़ता है, देखना इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। किसको? बाल आयु वर्ग को किस तरह का बोला जाता है? आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में बाल आयु वर्ग का अनुपात एक समान नहीं है। बोल रहा है कि देखिएगा आपको लैटविया में, तो लैटविया में जो है वहां पर बाल आयु वर्ग कम है, या अमेरिका में देखिएगा, है ना, तो अमेरिका में जो है बाल आयु वर्ग कम पाया जाता है। तो जहां पर बाल आयु वर्ग कम पाया जा रहा है उसके मतलब है कि वहां जो है लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहां का जीवन स्तर काफी उच्च स्तरीय है। आगे हम लोग देखेंगे विकासशील राष्ट्रों में 40% तक जनसंख्या इसी वर्ग, देखिए जो विकासशील है, अभी जो विकास के लिए अग्रसर वाला देश है वो वहां पर जो है बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चे तो काम करते नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, सरकार के पास जो है कर कैसे ज्यादा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है वह विकासशील देश कहलाएगा जहां पर जो है बच्चों की संख्या अधिक मात्रा में होता है। बोले कि जबकि विकसित राष्ट्रों में मात्र जो है 20% जनसंख्या जो है बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। देख रहे हैं ना, विकसित राष्ट्र की जब बात होती है तो वहां पर बच्चों की संख्या कम पाई जाती है, और जहां पर विकासशील देश की बात होती है वहां पर देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक पाई जा रही है। इसलिए जो है अगर विकसित करना है आपको, चाहे एक देश हो चाहे परिवार हो, वहां पर जो है देरी से विवाह करना पड़ेगा, यानी 30 से 40 साल के बीच में विवाह करिए, तब जो है वहां पर जो है बाल आयु वर्ग की संख्या कम होगी और वह देश जो है या परिवार जो है वो समृद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या इसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। विश्व के विकासशील देश, जैसे अभी विकासशील देश की बात करें जिसमें हम लोग 40% बाल आयु वर्ग के बच्चों की बात कर रहे थे, उसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो है तीनों चारों जो देश हैं ये एशिया का देश है, और यह जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है, और यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या वाला ज्यादा देश है, यानी बच्चों की संख्या यानी बच्चों की जो परसेंटेज है 40% जो है पाया जाता है। बड़ा अफ्रीका देश, लैटिन अमेरिका देशों में बाल आयु वर्ग का अनुपात जो है अधिक है, ठीक है। ये सारे देश में जो है बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण यह देश कैसा है, तो विकासशील देश है, ठीक। अब यहाँ जिसका कारण जन्म दर की अधिकता होती है, जहां पर जो है बच्चों की संख्या अगर अधिक है, बाल विवाह होता है, तो वहां पर जो है जन्म दर अधिकता पाई जाती है, यानी वो अधिक होता है। इसके विपरीत विश्व के विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, रूस आदि में बाल आयु वर्ग के लोगों का अनुपात जो है कम है। देखिए विकसित देश कौन कौन देश की बात किया जा रहा है, अमेरिका की बात हम कर रहे थे, फ्रांस की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, ये सारे सब विकसित देश हैं। और यहाँ पर जो है बाल आयु वर्ग के लोगों के अनुपात जो है यहाँ पर कम पाया जाता है। बोल रहा है कि ऐसा वहां न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है, बोल रहा है कि वहां जो जन्म दर भी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जो है लेट से शादियां करता है ना, 30 के बाद जो है 30+ या 35+ के बाद जो है लोग वहाँ शादी विवाह करता है, यही कारण है कि वहाँ जो है बाल आयु वर्ग के लोग कम पाए जाते हैं। बोले इस आयु वर्ग की जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक होता है, ना के बराबर जो है आय सृजित करने वाला होता है, काम करने वाला, क्योंकि इन लोग जो है शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होता है, जहाँ पर संख्या कर पाए आश्रित विकासशील होता है, संघर्ष करता नजर आता है। साथ साथ बोल रहा है कि अप्रजननकारी है, वह जो है प्रजनन तो करता नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है यह वर्ग भोजन
वस्तु, आवास, शिक्षा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित होता है, इसलिए इसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। अगर एक पेन भी खरीदना है, किताब खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, लालन पालन की बात हो तो वह जो है प्रौढ़ या फिर कह सकते हैं युवा वर्ग पर जो है निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। हम लोग दूसरा वर्ग की बात करेंगे, व्यस्त, जिसको आय सृजित वर्ग भी कहा जाएगा। इस आयु वर्ग बोला जा रहा है कि 15 से लेकर के 60 वर्ष के लोग जो हैं सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। इस जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है, इसको आप जान लीजिएगा, इसको व्यस्त आयु वर्ग भी कहा जाता है और इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। दूसरी चीज है कि कार्यशील जनसंख्या का उम्र कितना है, तो 15 से लेकर के 60 वर्ष तक को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और है कि द्विवार्ता के अनुसार, देखिए यहाँ पर एक ज्योग्राफिकर है, भूगोलवेता है, अपना डिफिनेशन देना चाह रहा है। क्या बोल रहा है कि व्यस्क आयु वर्ग जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील, आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्रियाशील और उत्पादक बड़ा जनांकीय रूप से सर्वाधिक गतिशील होता है। यहाँ पर जो है 15 से 60 वर्ष के लोग जो होते हैं काफी जो है आर्थिक रूप से जो है क्रियाशील होता है, उत्पादक होता है, इनके अंदर जो है प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, या जो है जननकीय रूप से जो है सर्वाधिक गतिशील होता है। ये जो है आदमी को या मानव को, बच्चों को संख्या जो है बढ़ाने में ज्यादा कारगर साबित होता है। अब बोल रहा है कि बाल एवं वृद्ध आयु वर्ग के लोग इसी वर्ग के लोगों पर आश्रित होते हैं। देख रहे हैं, चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो, है ना, चाहे जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों को बात किया जाए या 60 प्लस वाले लोगों को बात किया जाए, ये दोनों जो है 15 से 60 वर्ग वाले पर जो है आश्रित होते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यस्क आयु वर्ग के लोग ही धनोपार्जन करते हैं, यानी आय का सृजन करता है। तो जो आय का सृजन करेगा वो उसी वर्ग पर जो है बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग जो है निर्भर होता है, आश्रित होता है। बड़े संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में व्यस्क आयु वर्ग का अनुपात विकसित देशों में जो है 65.6% तथा विकासशील देशों में 56.2% है। देखिए कार्यशील जनसंख्या कितना, विकसित देश में जो है 65.6% है, जबकि विकासशील देशों में जो है 56.2% कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में व्यस्क जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है, यानी 51.2% ऐसे लोग हैं जो काम में करते हैं, आय को सृजित करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा यूरोप आपके कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पर व्यस्क जनसंख्या सबसे कम अनुपात में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप। या फिर बोलेगा कि सबसे अधिक जो है कार्यशील जनसंख्या किस प्रकार के देश में पाया जाता है, तो वह विकसित देशों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बोला कि अधिक जो है 64.7, इसी तरह एशिया में जो है 56.6% जो है। उत्तरी अमेरिका की बात करें, देखिए अमेरिका में कितना परसेंट, 64% बताया जा रहा है, अमेरिका में कितना बताया जा रहा है, 64, ऐसे ही नहीं डेवलप है वो, यहाँ पर जो है कार्यशील जनसंख्या अधिक है। फिर दक्षिण अमेरिका में देखिए 56, दक्षिण अमेरिका में जो है 56.3%, तो कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा दक्षिणी अमेरिका कम डेवलप है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वृद्ध आयु वर्ग का, ठीक है ना। तो वृद्ध आयु वर्ग में जो है बच्चों, इसको जो है 60 या 65 प्लस वाले को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। इस आयु वर्ग के लोग वृद्ध, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक भी कहे जाते हैं। इस आयु वर्ग में सामान्य रूप से कुछ महिलाओं की संख्या अधिक रहती है, यानी वृद्ध वाले में जो है महिलाओं की संख्या जो है अधिक होता है। आपको मैं एक और फैक्ट बता दूं कि पुरुष के अपेक्षा, यानी मेल के अपेक्षा जो है फीमेल जो है अधिक साल जीता है, ठीक है। इसीलिए जो है वृद्ध आयु वर्ग में इसकी संख्या अधिक होती है, तो महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। इसकी संख्या अधिक रहती है, महिलाओं की संख्या अधिक रहती है, ठीक है। जो अनुत्पादक एवं जैविक रूप से अप्रजननकारी है, यानी कुल मिलाकर के वो रिटायर हट होते हैं, रिटायर किया हुआ रहता है, पेंशनधारी होता है, तो अनुत्पादक हो गया, प्रोडक्टिविटी ना के बराबर पाई जाती है इसमें। अच्छा, जैविक रूप से अप्रजननकारी है, अब ये जो है बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं होते हैं, है ना, बुजुर्ग या वरिष्ठ कहलाते हैं। बोला चूंकि विश्व में महिलाओं की तुलना में पुरुष का मृत्यु दर अधिक है। देखिए यहाँ पर यही चीज का जिक्र हम कर रहे थे अभी कि विश्व में जो है महिलाओं की तुलना में पुरुष की मृत्यु दर अधिक होती है, ठीक है, अधिक है, यानी पुरुष जो है जल्दी मरता है, जब महिलाओं के अपेक्षा महिला का उम्र अधिक होता है पुरुष के अपेक्षा, इसलिए इस वायु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अधिक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफी ही बताता है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा है कि इसीलिए जो है महिला, जब देखे होंगे कि 60 जैसे पहुंचता है, पहले जो है 60 अगर पहुंच गया, पहले जो है मेल का मृत्यु हो जाता है, फीमेल रह जाता है। इसीलिए जो बोल रहा है इसमें जो है 60 या 65 से अधिक उम्र वाले लोग में जो है महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है पहले मरता है, महिलाओं की संख्या अधिक होती है, तो बोला स्त्रियों की संख्या अधिक है। यह आयु वर्ग अपने जीवन यापन के लिए प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित, यानी जो है ये जो है 15 प्लस 60 के बीच वाले पर जो है निर्भर रहता है, हम इसलिए इसको आश्रित बोला जा रहा है। बोला कि संपूर्ण विश्व में 5.7% जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
आयु की है, जिसमें से विकसित देशों में जो है 11%, देखिए विकसित देशों में जो है 11% जनसंख्या पाया जाता है और विकासशील में जो है 3.8% जो है वृद्ध आयु वर्ग के लोग पाए जाते हैं। बोला है कि लोग अधिकांशतः व्यस्क आयु वर्ग पर निर्भर होता है, ये ज्यादातर जो है 15 से 60 वाले पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के आधार पर हम लोग समझेंगे कि आयु संरचना का वितरण किन किन देशों में या किस तरह का है। अब बोला कि विश्व में जो है 28.3% जो है बाल आयु वर्ग के लोग हैं, 2005 का डेटा बताता है। वही 2050 तक ये जो है डेटा अनुमान लगाया गया है कि धीरे धीरे जो है बाल आयु वर्ग की संख्या जो है घटेगा, जब जैसे जैसे पूरा देश लिटरेट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र का जो है संख्या क्या होगा, घटेगा। और किसका संख्या बढ़ेगा, 15 से 60 वर्ष वालों की संख्या जो है बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ भी बता रहा है 2005 के डेटा में 61.4 और यहाँ पर 2050 आते आते जो है कितना परसेंट हो जाएगा, 58.3। और वहीं पर जो है 61 प्लस वाले यानी 60 प्लस वाले की परसेंटेज जो है 21.8 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना 10.3 है, तो 2050 तक कह रहा है कि जो है 60 प्लस वाले को या वृद्ध वाले का आयु वर्ग वाले का जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा डेटा कहता है कि अधिक जो विकसित देश है उसमें जो है बच्चों की संख्या देखिए कितना परसेंट है, 17% है। और मानी कह सकते हैं 15 से 60 प्लस वाले का यानी 60 वाले का जो है 62% है और वहीं पर जो है 61 प्लस वाले कितना है, 20। अब जैसे ही 2050 तक होगी वैसे जो है बाल आयु वर्ग के बच्चों की संख्या घटेगी, क्या होगी, घटेगी, और इसकी संख्या भी घटेगी और बढ़ किसका जाएगा, 60 प्लस वाले का, वृद्ध वाले का जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ दूसरा डेटा तीसरा सीरियल नंबर में बोले कम विकसित देश में क्या है, वहां पर बच्चों की संख्या अधिक होती है। जहां पर कम विकसित देश है वहां बच्चों की संख्या ज्यादा, यहाँ पर देखिए कार्यशील संख्या भी ज्यादा और 60 प्लस वाले भी कम पाए जाते हैं। और 2050 तक क्या होने वाला है, तो जो कम विकसित है उसमें भी जो है बाल आयु वर्ग के जो है संख्या जो है घटने वाला है, 30 से क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है कार्यशील संख्या जो है बढ़ेगा और वृद्ध आयु वर्ग की संख्या भी बढ़ेगा पहले के अपेक्षा। पहले 8.1 था, अभी देखिए यहाँ पर 20.1 को दिखाया जा रहा है, ये अनुमान किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे कम विकसित जो होता है उसमें बच्चों की संख्या जो है ज्यादा रहता है। जहां पर बच्चों की संख्या अर्थात 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या अधिक होगी वह जो है कम विकसित होता है, ये देख लीजिए। तो इसलिए कम होता है क्योंकि जो है 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले जो है या बाल आयु वर्ग वाले जो है आय सृजित नहीं करता है, यही कारण है वो कम विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 15 से 60 वाले यानी व्यस्क आयु वर्ग वालों की संख्या कितना परसेंट है, तो 53.4% है। और यहाँ जो है बुजुर्गों की संख्या कम। तो एक कहावत है ना कि काड़ा बिनु हार ना और बूढ़ा बिनु घर नहीं। तो जब तक बुजुर्गों की संख्या अधिक नहीं होगी वह देश विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुभवों की कमी होती है, अनुभवों की क्या होती है, कमी होती है। इसी तरह डेटा आप देखते चले जाएं, अफ्रीका की बात किया जाए यहाँ जो 41.4% जो है 0 से 14 वर्ष वाले लोगों की संख्या है, यानी नहीं बोल रहे 41% है, कितना परसेंट है, 41, 14 नहीं 41% है। वहीं पर जो है कार्यशील जनसंख्या कितना है, 53.4 और बुजुर्गों की संख्या 5.7 है, जो कि बहुत कम है, अनुभवों की कमी है, यही कारण है कि अफ्रीका जो है उतना विकसित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जो है बाल आयु वर्ग का जो है कितना परसेंट बताया जा रहा है, तो 28% बताया जा रहा है। वहीं पर कार्यशील जनसंख्या जो है 62% एशिया में है और बुजुर्गों की संख्या कितनी है, तो 9.2%। अब यूरोप की बात कर लेते हैं हम लोग। यूरोप में देखिए 15.9% जो है बाल आयु वर्ग वाला है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कार्यशील जनसंख्या का तो 63.5 है और बुजुर्गों की संख्या अगर बात करें तो 20 है। तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग की संख्या बढ़ गई, यही कारण है कि यूरोप जो है काफी डेवलप है। जहां पर बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी और बाल आयु वर्ग वाले का कम संख्या कम होगा और कार्यशील जनसंख्या या व्यस्क वाले जो है अधिक होंगे, वह देश जो है वह महाद्वीप जो है काफी विकसित होता है। क्लियर है, इस तरह देख सकते हैं सबका डेटा हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिंग अनुपात। तो बच्चों लिंग अनुपात जो होता है किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। और लिंगानुपात के अनुसार जो है फॉर्मूला क्या होगा, लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पुरुषों की संख्या, हालांकि जो है कुछ देशों में जो है बच्चों पुरुषों की संख्या और बटा स्त्रियों की संख्या गुने 1000 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और कुछ देशों में तो पहले स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000 होता है।
ठीक है। अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन देखते हैं। बोला लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्ग की कुल स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात है। यहाँ देख रहे हैं ना, विकसित देशों में क्या कहा जाता है, स्त्रियों की संख्या बटा क्या होता है, पुरुषों इंटू क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कि किसी जनसंख्या के लिंग संरचना के सामान्यतः स्त्री पुरुष के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। लिंग अनुपात में जो है या लिंग संरचना में जो है सामान्यतः स्त्री पुरुष के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिकल्पना भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। अभी मैंने कहा कि भारत के संदर्भ में पहले स्त्रियों की संख्या लिखी जाती है, यानी क्योंकि यहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1000 है और पुरुषों की संख्या जो है 943 है भारत के संदर्भ में। भारत में जो है यहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या पहले है, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या देखिए, पुरुष 1000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। यहाँ जो है मेल है, क्या है, मेल, और ये जो है फीमेल की संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ फीमेल हमारे भारत में कम है और पुरुष जो है यानी मेल जो है वो अधिक है। यही कारण है कि यह विकासशील है, विकसित नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन जो है फीमेल जो है 1000 हो जाए और मेल जो है 943 हो जाए, उस दिन देश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो स्त्रियों की संख्या को बचाना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बोलता है कि विश्व में प्रति 1000 पुरुष पर औसत लिंग अनुपात 984, यानी अगर पूरी विश्व की बात किया जाए तो पूरा विश्व में भी यहाँ पर 1000 पुरुष की बात किया है। किसका बात किया है, तो 1000 पुरुष में जो है महिलाओं के अनुपात की बात किया है तो 984 है। आज भी जो है पूरा विश्व में जो है महिलाओं की संख्या यानी फीमेल का जो नंबर है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है फीमेल वर्ग का संख्या को बढ़ाना होगा, भ्रूण हत्या से रोकना पड़ेगा। अब आगे यहाँ देखिए, रूस में कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या के प्रतिशत तथा महिला जनसंख्या के प्रतिशत की गणना कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। दोनों का प्रतिशत कितना परसेंट पुरुष है, कितना परसेंट जो है महिला है, उसका फिर अनुपात निकाल करके जो है रूस में निकाला जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंग अनुपात में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात किया जाता है। देखिए, हर एक जो है यहाँ पर बोला था कि भिन्न भिन्न देशों में जो है भिन्न भिन्न तरीके से जो है लिंगानुपात निकाला जाता है। कहीं पर पुरुषों की संख्या का अनुपात महिलाओं का, और कहीं जो है पहले महिला, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले महिलाओं की बात किया है, 100 महिलाओं पर जो है पुरुषों की संख्या जब लगाया जाता है या फिर अनुपात किया जाता है तो इसे लिंग अनुपात निकालता है। जब न्यूजीलैंड की बात होती है प्रति 100 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, यहाँ देखिए तुरंत अलग हो गया। ये जो है ओशानिया में या फिर न्यूजीलैंड की बात करें या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है कि न्यूजीलैंड देश पड़ता है। अब यहाँ पर 100 पुरुष में स्त्रियों की संख्या के अनुपात के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। फिर कहता है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ है। देखिए विश्व में जो है, ये क्वेश्चन आपको 100 नहीं 200% मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात जो है कहाँ है, तो लैटविया में है। यहाँ पर देख सकते हैं 1187 है। 1187 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो है मेल और फीमेल का रेशियो जो है सेक्स रेशियो निकाला जाता है, ठीक है ना। सेक्स रेशियो निकालने के लिए मेल का रेशियो फीमेल से किया जाता है। यहाँ जो है 1000 मेल में महिलाओं की संख्या कितनी बताई जा रही है, 1187 बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कहाँ का, तो लैटविया आप कहाँ किस महाद्वीप से पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना। मध्य यूरोप में लैटविया पड़ता है। वहां पर जो है 1000 पुरुष में जो है 1187 महिला है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात कहा जाए तो वह कहाँ पर है, तो लैटविया में है। बच्चों एक फैक्ट्स में बताना चाहता हूँ, जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात अधिक या लिंगानुपात कम है ऐसा क्यों बोलते हैं, तो जब जो है लिंगानुपात अधिक तब माना जाता है जब महिलाओं की संख्या जो है बच्चों जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है उसको अधिक लिंगानुपात या उच्च लिंगानुपात कहा जाता है। और जहां महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है, जहां पर महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है तो उसको निम्न या कम लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। बोला कि निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर देखिए कि अगर संयुक्त राज्य अमीरात की बात करें तो यहाँ जो है 1000 मेल में यानी 1000 मेल में कितना जो है महिला है यानी फीमेल कितना है, तो वहाँ फीमेल मात्र जो है 468 महिला है। बताइए महिलाओं की संख्या कितना कम है, महिलाओं की संख्या 468 है और पुरुषों की संख्या 1000 है। तो जहां पर महिलाओं की संख्या कम रहेगा उसको निम्नतम लिंगानुपात कहा जाता है। और जहां पर अभी जैसे हम लोग देखें कि 1000 में जो है 1187 महिलाएं,
यहाँ पर 1100, तो इसको उच्च लिंगानुपात कहा जाता है, इसको जो है उच्च लिंगानुपात कहा जाएगा। जहाँ पर जो है 1000 पुरुष और 1187 महिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या जो है अधिक है मेल के अपेक्षा, इसलिए इसको उच्च लिंगानुपात कहा जाएगा। और जहाँ पर जो है 1000 पुरुष है और महिला 468 है, तो इसको निम्न लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि उच्च लिंगानुपात किसको कहा जाता है, जब महिलाओं की संख्या अधिक हो और पुरुषों की संख्या कम हो, तो उसको उच्च लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे ज्यादा उच्च लिंगानुपात जो है लैटविया में पाया जाता है, ये मध्य यूरोप का देश है। और निम्न लिंगानुपात में जो है महिलाओं की संख्या जो है कम होती है, पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर 468 महिलाएं ही दर्ज किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात पुरुष स्त्री का अनुपात रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष में 943 स्त्री का अनुपात है, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000 है, वहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले यह लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है तो उच्च अनुपात एवं यदि 1000 से नीचा है तो निम्न अनुपात माना जाता है। तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा है, तो 1000 से ज्यादा है महिलाओं की संख्या, इसलिए इसको उच्च माना जाता है। और यहाँ जो है 1000 से कम है, इसीलिए इसको निम्न लिंगानुपात कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि विश्व स्तर पर स्त्री पुरुष अनुपात में काफी भिन्नता मिलती है बच्चों। ये जनगणना के द्वारा पता लगाया जाता है कि जहां पर भी महिलाओं की संख्या अगर अधिक हो तो वह देश विकसित होता है, डेवलप होता है, और जहां पर महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है वह देश जो है संघर्ष करता है, विकासशील है, अल्प विकसित देश कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे हम लोग देखेंगे डेटा के आधार पर कि यूरोप में जो है देखिए यहाँ पर लिंगानुपात स्त्री प्रति 1000 में 1051 है, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए इसको उच्च लिंगानुपात कहा जाएगा। तो यूरोप यही नहीं डेवलप है, क्यों, चूंकि वहां पर महिलाओं की संख्या बराबर ही नहीं बल्कि पुरुष की अपेक्षा अधिक है। अब यहाँ अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में जो है 995, तो कहीं ना कहीं यूरोप की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है कौन, दक्षिण अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी जो है उच्च लिंगानुपात है, 1000 पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या 1050 है, तो कहीं ना कहीं महिला पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक है। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 983, यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या कम है। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में महिलाओं की संख्या अधिक दिखाया जा रहा है उच्च लिंगानुपात में, अभी संपूर्ण अफ्रीका में नहीं है लेकिन कुछ कुछ देशों में जो है वो जो है लिंगानुपात अधिक है। फिर एशिया में देखिए 960 है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, इसीलिए एशिया के मैक्सिमम देश जो है विकासशील और अल्प विकसित देश पाए जाते हैं क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है। और विश्व की पूरे विश्व का अगर औसत निकाल करके देखा जाए तो 984 महिलाओं की संख्या है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत में जो है 1000 पुरुष में कंपेयर किया जाता है, अभी जो है 943 की बात किया, 943 जो है महिलाएं, ठीक है। यहाँ बड़े 20वीं शताब्दी में लिंगानुपात के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि हर आने वाला दशक में लिंगानुपात कम होता जा रहा है और भी धीरे धीरे जो है महिलाओं की संख्या जो है कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, हमारा धर्म, हमारा जो है रूढ़िवादिता, ठीक है ना। जब तक बेटा ना मतलब जो है ना हो जाए तब तक भ्रूण हत्या किया जाता है, महिलाओं को मार दिया जाता है, नहीं बच्चियों को पृथ्वी में आने से पहले ही उसको जो है मार दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या कहा जाता है, ठीक है। यही कारण है कि धीरे धीरे जो है महिलाओं की संख्या और दिन प्रतिदिन जो है घटता चला जा रहा है। अब यहाँ 1901 की जनगणना में लिंगानुपात 972 था, वहीं पर जो है अभी अगर हम लोग बात करें कब की बात किया है 1901 का, लेकिन हम लोग अगर 2011 की बात करें तो वहां पर जो है 1000 पुरुष में कितना रह गया, 943 रह गया, तो इसके अपेक्षा तो ये कम है। तो इसलिए कह रहा है कि हर एक दशक में जो है महिलाओं की अनुपात जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब यहाँ पर कहता है 2021 में घटकर 955 हो गया, 1951 में घटकर 946 हो गया, फिर 1981 में 938 हो गया, फिर 1991 में 929 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2001 में जो है 943, लेकिन अगर 2011 में अगर बात किया जाए तो 943, तो कहीं ना कहीं 2001 की अपेक्षा 2011 में कुछ जनसंख्या जो है महिलाओं का बढ़ा था, है ना। अब यद्यपि भारत में बढ़ते लिंगानुपात का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि महिला शिशुओं के प्रति अपेक्षित व्यवहार या जन्म के समय जो है पुरुष शिशुओं की संख्या महिलाओं की शिशुओं की तुलना में अधिक होना, यानी यहाँ जो है यानी महिला शिशु की तुलना में जो है पुरुष शिशु का जन्म ज्यादा होता है, ठीक है। और ये कहिए कि महिला का भी होता है, लेकिन महिलाओं के शिशुओं को भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, पृथ्वी में आने से पहले ही मार दिया जाता है। अब बोला कि महिला आज एक ऐसा टेक्निकल आ गया है कि जन्म लेने से पहले जो है उसकी भ्रूण का पता लगा लिया जाता है, उसकी लिंग का पता लगा लिया जाता है कि अगर ये महिला है तो उसको जो है मार दिया जाता है और पुरुष है तो उसको आने दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है महिला शिशुओं की मृत्यु दर का अपेक्षाकृत अधिक होना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष प्रधान प्रवास का कम होना भारत के घटते लिंगानुपात के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।
आगे हम लोग देखेंगे कि लिंगानुपात का विश्व का वितरण प्रारूप एक जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न महाद्वीपों में जो है लिंगानुपात भिन्न भिन्न पाया जाता है और भिन्न भिन्न तरीके से उसको मापा भी जाता है। बोले कि विश्व के विभिन्न देशों के लिंगानुपात दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता नहीं, देखने पर पता चलता है कि विश्व का लिंगानुपात वितरण प्रतिरूप एवं पर्याप्त विभिन्नताएं हैं, अलग अलग है। हालांकि विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों में लिंगानुपात में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है। बोले कि कुछ अपवादों को छोड़कर एशिया के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। यहाँ पर जो है अधिकांश विकासशील की भी बात किया जा रहा है, अल्प विकसित देशों की बात किया जा रहा है, वहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। तो जहाँ पर पुरुष की संख्या अधिक होगा बच्चों, वहाँ और महिलाओं की संख्या अगर कम होगा तो वह जो है विकासशील या अल्प विकसित कहा जाता है। यद्यपि यूरोप का अधिकांश देश में, सोवियत रूस या उत्तरी अमेरिका या के विकसित राष्ट्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। देख रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर विकसित देश है तो वहां पर महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है महिलाओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के देश क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है ना। अब हो रहा है कि विश्व में लिंगानुपात वितरण प्रतिरूप में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में मिलने वाली अनेक विभिन्नताओं के आधार पर जो है विश्व के समस्त देशों को निम्न 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है अति उच्च लिंगानुपात, जहां पर अति उच्च का मतलब है कि जहां 1000 प्लस महिलाओं की संख्या होगी, 1000 प्लस जो है महिलाओं की संख्या होगी, उसको जो है अति उच्च लिंगानुपात माना जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। और इस वर्ग के अंतर्गत विश्व की वे राष्ट्र सम्मिलित हैं जिसमें 1000 महिलाओं पर यानी 100 महिलाओं पर 105, कहीं ना कहीं जो है विदेशों में जो है 100 महिलाओं पर रेशियो निकाला जाता है, लेकिन भारत में जो 1000 की बात करता है। अब यहाँ बोल रहा है 100 महिलाओं में नहीं, बोल रहा है कि प्रति 100 महिलाओं पर जो है बोल रहा है कि 105 पुरुष मिलते हैं। पश्चिम यूरोप तथा मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप के सभी देश, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ग के अंतर्गत जो है सम्मिलित प्रमुख राष्ट्र हैं। यह विश्व के विकसित राष्ट्र हैं जहां नगरीय का स्तर तो उच्च मिलता है, साथ ही कुल जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग की प्रधानता है। यहाँ पर जो है प्रौढ़ों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है ना, प्रौढ़ आयु वर्ग जो है महिलाओं की प्रत्यक्षता आयु पुरुष से अधिक होती है, यानी जहाँ यानी बोल सकते हैं कि बूढ़ी महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है बूढ़ा लोग की अपेक्षा। ठीक है, बुढ़ाई की अधिक मिलती है तथा जन्म दर निम्न रहती है। ठीक है, बहुत कम जो है जन्म लेता है, क्यों, सबको रोजगार में रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, तो जनसंख्या निम्न दर से बढ़ती है। ठीक है, बड़े यही कारण है कि देशों में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है, मिलता है। तो जहाँ पर ज्यादा लिटरेसी रेट होगा, लोग रोजगार में रहेंगे, तो वहां पर क्या होता है, जनसंख्या का जो दर है, जन्म दर है, वो निम्न रहती है, यानी कम दर से बढ़ती है। वहां पर जो है बाल आयु वर्ग का भी लोग कम पाए जाते हैं, वहां पर जो है 15 और 60 वाले ज्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं उच्च लिंगानुपात वाला। यहाँ अति उच्च है और यहाँ जो है उच्च है। बोला कि इस वर्ग के अंतर्गत विश्व में राष्ट्र सम्मिलित हैं, कुछ राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें प्रति 100 महिलाओं पर 98 से 100 पुरुष मिलता है। दक्षिण उत्तरी यूरोप के अधिकांश देश जो है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, पश्चिमी पूर्वी मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका के देश जो है, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश इस वर्ग में सम्मिलित है, जहां पर जो है पुरुषों की संख्या क्या है, कम पाया जा रहा है। ठीक है, अब बोला कि मध्य लिंगानुपात, बोला इस वर्ग के अंतर्गत विश्व के वे राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें 100 महिलाओं पर 96 पुरुष मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आदि इन देशों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक जन्म दर रहती है, यानी जो है मध्य लिंगानुपात में जो है विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा जो है ठीक है, समाज में महिलाओं की अपेक्षित स्थिति मिलती है, यानी उपेक्षित स्थिति, यानी वैसा स्थिति नहीं, बहुत दयनीय स्थिति महिलाओं की पाई जाती है, इनमें पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो है विश्व का मैप है ना, वर्ल्ड मैप है, इसमें दिखा रहा है कि 96 से कम वाला जो है, जो है यहाँ पर देखें, इसको बोलेंगे हम लोग निम्न लिंगानुपात। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं फिर बोल रहा है कि मध्य वाला में 96 से 100 के बीच में देखिए ये वाला है। ठीक है, मध्य लिंगानुपात इसको हम लोग बोलेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर 101 से लेकर के 105 तक का जो है, ये जो डॉट डॉट है ना, तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये जो है 105 से अधिक, 105 से अधिक देखिए यहाँ पर जो है ये वाला है। यहाँ बोला प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 100 महिला से कंपेयर किया जा रहा है, तो 100 महिला और 96 पुरुष से भी कम, तो इस तरह के देशों में पाया जाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ बोल रहा है कि 100 महिलाओं में 96 से 100 पुरुष इस तरह के देशों में, यानी दक्षिण अमेरिका जो है, अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है जो है यानी यहाँ पर देख सकते हैं 105 से अधिक
100 महिलाओं पर जो है 105 अधिक पुरुष, यानी पुरुषों की संख्या का अधिक बात किया जाए तो उसमें से देख रहे हैं ये वाला दिखाई पड़ रहा है जिसमें भारत भी है, जहाँ पर महिलाओं की अपेक्षा जो है पुरुष की संख्या अधिक है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं लिंगानुपात का विश्व वितरण प्रति रूप, ये पूरा विश्व में दिखाया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रति 100 महिलाओं पर जो है पुरुष की संख्या को कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। चौथा में देखिए न्यूनतम या न्यून लिंगानुपात वाले देश, इस वर्ग के अंतर्गत विश्व के वे राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें 100 महिलाओं पर 95 से कम पुरुष मिलते हैं, यानी 95 से भी कम पुरुष मिलेगा तो उसको हम लोग इसकी कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला इस समय जो है देख रहे हैं ना, ऐसी ये डेवलप नहीं है, यहाँ पुरुष की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या अधिक है, तो जहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक होती है वह देश विकसित होता है। फिर बोला कि दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकांश राष्ट्र, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बोला कि मेलोनेशिया का पापुआ न्यू गिनी द्वीप तथा अफ्रीका में लीबिया, अंगोला राष्ट्र इस वर्ग में सम्मिलित है, जहाँ पर जो है निम्न या न्यून लिंगानुपात पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात 2015 के डेटा के हिसाब से अफ्रीका में कितना है, तो यहाँ पर 100 महिलाओं में कंपेयर किया जा रहा है 100.1। फिर एशिया में देख लीजिए, यहाँ जो है पुरुषों की संख्या अधिक दिखने को मिल रहा है। जैसे जैसे यूरोप में जाएंगे देखिए पुरुषों की संख्या घट गई, यूरोप में क्या होगा पुरुष की संख्या घट गई, जबकि जो है यूरोप काफी डेवलप है। तो जहाँ पर पुरुषों की संख्या कम है, इस डेटा के हिसाब से यही तो पता चलता है कि जहाँ पर पुरुषों की संख्या कम है वह विकसित है। फिर उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पर भी जो है पुरुषों की संख्या कम है, यहाँ पर भी आप दक्षिण अमेरिका की बात करें वहाँ भी पुरुषों की संख्या कम है, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बराबर है, ओशानिया में भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कम है पुरुषों की संख्या, वह काफी विकसित है, या फिर बराबर है वहाँ भी विकसित है, लेकिन जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है वह जो है विकासशील देश के अंतर्गत आता है। अब यहाँ साक्षरता की बात करें तो वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य समझ, लिख और पढ़ सके उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य लिख और पढ़ सके उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं केरल, केरल सबसे ज्यादा। ठीक है ना, अगर अभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 95% दिखाएगा, हालांकि 94 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वहाँ पर लिटरेसी रेट पाया जाता है, कहाँ, केरल में। ठीक है, और अगर हम लोग सबसे कम बात करें तो बिहार वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, जहाँ पर जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा वहाँ पर आर्थिक विकास तेजी गति से होती है। ठीक है, क्योंकि इससे रहन सहन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। जहाँ पर लिटरेसी रेट ज्यादा होता है वहाँ पर सरकार की पॉलिसी भी बहुत ही प्रभावी होता है, वहाँ के शैक्षणिक सुविधाएं एकदम उपलब्ध होते हैं, वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है, वहाँ का रहन सहन भी काफी उच्च स्तरीय होता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है, यानी जो है आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब आपकी क्या साक्षरता दर अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ सरल शब्दों में कहा है कि 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर कहलाता है। ये आपको याद रखना है, साक्षर होने के लिए कितना एज निर्धारित की गई है, तो 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना और समझना जानता हो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, तथा जिनमें सक्षम के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है, देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को साक्षर कहते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख देशों में साक्षरता की स्थिति क्या है, बोला है कि विश्व के विभिन्न देशों में साक्षरता की मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है, सभी में कहीं अधिक तो कहीं कम पाई जाती है, तो कहीं मध्यम पाया जाता है। बोल रहे कि यह बृहद देश के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या समुदायों की शिक्षा तथा साक्षरता में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ देखिए बोला ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में अंतर, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लिटरेसी रेट कम पाया जाएगा जबकि नगरीय में अधिक पाया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर देख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री की बात करें तो यहाँ पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा रहता है जबकि महिलाओं की लिटरेसी रेट जो है वो कम रहेगा। अगर हम लोग भारत की बात करें बच्चों तो भारत में टोटल लिटरेसी रेट कितना है, भारत की साक्षरता दर जो है, भारत की साक्षरता, ठीक है, साक्षरता दर कितना है तो 74 यानी 74.0.4, ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहीं पर अगर हम लोग महिला और पुरुष की बात करें तो अगर हम लोग पुरुष की बात करते हैं लिटरेसी रेट तो वो जो है 82 जो है 82.14% है लिटरेसी रेट। वहीं पर जो है फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है, तो ये जो है 65.46% जो है लिटरेसी रेट। तो यहीं पर अंतर दिखाई पड़ रहा है, पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा और महिलाओं की लिटरेसी रेट जो है कम पाया जाता है, तो अंतर तो है ना।
तो इसलिए बोला पुरुष और स्त्री वर्ग में भी लिटरेसी रेट में अंतर पाई जाती है। तो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदाय में भी, जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसे समुदाय जहाँ पर लिटरेसी रेट कम पाया जाएगा, जैसे इस्लाम मानने वालों के पास लिटरेसी रेट जो है कम पाया जाता है, इस्लाम धर्म वाले के पास जो है लिटरेसी रेट कम रहता है, जबकि जो है सनातनियों के पास जो है ज्यादा लिटरेसी रेट रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जिस आधार पर बोला है सामाजिक और धार्मिक समुदाय में भी अंतर पाया जाता है। बोला कि विभिन्न व्यापारिक समूह में भी लिटरेसी रेट जो है कम और अधिक पाया जाता है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी में जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का जो व्यापारी कर रहा है तो इसका लिटरेसी रेट ज्यादा रहेगा, और जो मान लीजिए एग्रीकल्चर एग्रो से रिलेटेड जो है व्यापार कर रहे हैं तो उसका लिटरेसी रेट कम रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, बोला है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं निर्माण मूलक कृषि और पशुपालन की अर्थव्यवस्था में साक्षरता कम रहता है। जैसे भारत जो है, तो भारत क्या है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की जो है कंपनियां सम्मिलित होकर के, सामंजस्य होकर के देश को संचालित करती है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत किस प्रकार का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो यही कारण है कि लिटरेसी रेट कितना परसेंट है, मात्र 74% है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। अब यहाँ देखिए कारण हम लोग समझते हैं, बड़े लोगों की साक्षरता अधिक पाई जाती है, कहीं अधिक तो कहीं कम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जीवन स्तर, बोला कि जीवन स्तर रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में साक्षरता अधिक पाई जाती है, जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई लेवल का है तो वहां पर आपको लिटरेसी रेट जो है अधिक पाई जाती है, जबकि निम्न स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर कम, यानी वो शिक्षा का महत्व को ही नहीं समझ पाता। जिसका लिविंग स्टैंडर्ड लो है, निम्न है, वह जो है शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ शैक्षणिक सुविधा का अभाव भी पाया जाता है। जो विकासशील है, अल्प विकसित है ना, या निम्न विकास किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है शैक्षणिक सुविधाएं नहीं होने के कारण लिटरेसी रेट कम पाई जाती है। यही कारण है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी निम्न होता है। तीसरा कहता है कि प्राविधिक विकास स्तर है ना, प्राविधिक विकास स्तर जहाँ पर औद्योगिक और प्राविधिक विकास अधिक हुआ है, यानी जो है नगरीकरण अधिक हुआ है, वहाँ साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। यानी जहाँ पर नगरीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो, वहाँ पर लिटरेसी रेट अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत इनका विकास कम हुआ है। बोला है कि वहाँ साक्षरता दर कम पाई जाती है, जहाँ पर साक्षरता दर कम वहाँ विकास भी कम, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड भी लो। चौथा कहता है समाज में स्त्रियों की स्थिति, जिन समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न होती है, यानी स्त्री का महत्व नहीं जो समाज समझ पाया, वहाँ का भी लिटरेसी रेट कम पाई जाती है। क्योंकि किसी भी बच्चे की जो लालन पालन होता है, संस्कार जो देता है वो माँ देती है, यानी स्त्री देती है। और स्त्री की अगर शिक्षा का लेवल, शिक्षा का स्तर जो है कम रहता है तो फिर आने वाली पीढ़ी भी जो है वो साक्षर नहीं हो पाती है, अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता है। बोलता है कि वहाँ की प्रतिष्ठा भी कम होती है, ठीक है ना। जहाँ पर महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, महिलाओं की दशा अच्छी नहीं होती, वहाँ प्रतिष्ठा भी कम मिलता है। बोले वहाँ स्त्री साक्षरता कम पाई जाती है, जहाँ प्रतिष्ठा कम है ना, महिलाओं की प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं दिया जाता है, वहाँ स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। जबकि वे समाज जहाँ स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है, देखिए आ गया ना, स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ पर शिक्षा के प्रसार पर भी ध्यान दिया जाता है। जहाँ पर महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, इंपोर्टेंस समझा जाता है, वहाँ पर शिक्षा का प्रसार का भी ध्यान रखा जाता है, अतः साक्षरता अधिक होती है। भारत में ईसाई स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे अधिक है ना, ईसाई धर्म वाले मानने वाले जो है महिलाओं की संख्या जो है साक्षरता दर अधिक है। बोला है कि पांचवा में जातीय संरचना क्या है, बोला कि विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता एवं विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, बोला कि विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ समाज में जो है या जाति में जो है या वर्ग में जो है अधिक लिटरेसी रेट पाई जाती है। अभी जैसे यहाँ पर ईसाई स्त्रियों की बात की गई तो यहाँ पर जो है साक्षरता दर उच्च है, लेकिन कुछ में जो है जैसे इस्लाम वाले में जो है वो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट जो है वहाँ पर कम पाई जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि वर्तमान समय में विभिन्न जातियों में प्रतिद्वंदता के कारण साक्षरता दर बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कि ईसाई के जो स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं वो स्कूल तक जा रही हैं, कॉलेज तक जा रही हैं, विश्वविद्यालय जा रही हैं, महाविद्यालय जा रहे हैं, तो अन्य जाति या वर्ग के लोग भी देखा देखी जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो जिसके कारण जो है महिलाओं या फिर कह सकते हैं कि साक्षरता दर बढ़ रही है, ठीक है। देखा देखी है ना, एक दूसरे से प्रेरित हो रहा है, प्रोत्साहन हो रहा है। अब यहाँ जो है आगे देखेंगे कि जनसंख्या की शहरी एवं ग्रामीण संरचना क्या है। जनसंख्या के 2 वर्गों में रखा जाता है, पहला ग्रामीण और एक नगरीय। देख लीजिए जनसंख्या को 2 वर्गों में रखा गया है, एक ग्रामीण वर्ग और एक नगरीय। और है कि ग्राम में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण तथा नगरों में निवास करने वाले नगरीय जनसंख्या कहलाता है। आपको पूछ देगा नगरीय जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो नगर में रहने वाले लोगों को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है, ग्राम में रहने वाले यानी गाँव में रहने वाले लोग या निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। अब यहाँ है ग्रामीण जनसंख्या कृषि। ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता क्या है, वो कृषि करेगा, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट। आखेट का मतलब है कि मवेशी मार करके खाना वगैरह है ना, जो है आखेट कहलाता है। एकत्रित करना, खनन करना, प्राथमिक
प्राथमिक कार्य में संलग्न रहना। प्राथमिक क्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, खनन इत्यादि जो है से जो लगा रहता है वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, ठीक है ना। इसके विपरीत नगरीय अधिवासियों के लोग द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया में संलग्न रहते हैं। द्वितीय क्रिया वैसी क्रिया जिसमें निर्माण और विनिर्माण का काम होता हो, ठीक है। और तृतीय क्रिया जैसे सेवा हो गया, संचार हो गया, या बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग तृतीय कार्य में संलग्न। द्वितीय और तृतीय कहाँ पर? नगरीय अधिवासी के लोग का जो है विशेषता है। और इनके प्रमुख कार्य क्या है? व्यापार, उद्योग, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग इत्यादि जो है नगरीय क्षेत्र के लोग करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर पाया जाता है। यद्यपि औद्योगिक देशों में नगरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ी है, फिर भी विश्व में अनेक देशों में ग्रामीण जनसंख्या घनत्व अधिक है। अभी भी बोल रहा है कि गांव में संख्या अधिक होती है, गांव की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अधिक पाया जाता है। पिछले लगभग 200 वर्षों में विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अभी बोल रहा है कि नगरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी नगरों की संख्या भी बढ़ रही है, नगरों में जनसंख्या भी बढ़ रही है। लोग रोजगार को लेकर आकर्षित होते हैं नगरों में, है ना। गांव छोड़ करके नगर में बसना पसंद कर रहा है, क्योंकि वहाँ रोजी रोजगार जो है या फिर लिविंग स्टैंडर्ड है, शिक्षा है बहुत ही, या स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल वगैरह जो है व्यवस्था है। बोले 1800 में विश्व की कुल 92% करोड़ यानी बोले 92.0 करोड़ जनसंख्या में से 2.4 अर्थात लगभग 2.2 करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी। 1800 ईस्वी की बात किया जा रहा है, मात्र कितना परसेंट? 2.4% जो है लोग नगर में निवास करते थे, जबकि 97.6 जनसंख्या जो है परसेंट जनसंख्या अर्थात 90 करोड़ जनसंख्या लोग गांव में निवास करते, क्योंकि गांव में उस समय रोजगार अधिक था, है ना। लोग जो है कृषि को ही अपना रोजगार मानते थे। लेकिन अभी जो 2000 दशक के बाद हम यानी 2000 ईस्वी के बाद की बात करें तो लोग नगर की ओर जो है ट्रैवल करने लगा, क्योंकि वहाँ जो है रोजगार अधिक और उसकी जो है उत्पादकता भी अधिक पाया जाने लगा। अब बड़े स्पष्ट है कि सन 1800 के बाद से 1990 तक विश्व की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में सतत रूप से कमी आती रही है। धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या जो है कम होने लगा। इसका जो प्रवास किधर होने लगा है? तो नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होने लगा है। और 1800 में विश्व में कुल 97.6% जनसंख्या ग्रामीण थी, और 1900 से घट करके जो है 90.8% हो गया। सन 1950 में घटकर 80 हो गया, वृद्धि की थी। 1960 में जो है घटकर 75% हो गया, और सन 1980 में घटकर 68 हो गया। 1990 में घटकर 55 हो गया। देखिए कैसे जो है दिन प्रतिदिन हर एक दशक में जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है घटती गई है, जबकि 2012 में 49% हो गई। दूसरी ओर उक्त अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में के प्रतिशत सतत रूप से वृद्धि होती रही है। नगरीय जनसंख्या में क्या हो रही है? सतत रूप से, सतत मतलब लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर कहता है कि सन 1900 में विश्व में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? बढ़कर 9.2 हो गया। सन 1950 में 20% हो गया, फिर 1960 में 24%, 80 में देखिए 31%, 90 में जो है 45% जो है नगरीय जनसंख्या हो गया। 2005 में 50% जो है लोग नगर में निवास करने लगे। यहाँ 2016 का भी डेटा दिया हुआ है। 2016 में बढ़कर 54% नगरीय जनसंख्या तथा 46% ग्रामीण जनसंख्या हो गई। अब बोलिए सर जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तो नगर का मतलब है वहाँ औद्योगिकीकरण हो गया है, वहाँ पर रोड से लेकर रेलवे से लेकर के इंडस्ट्रीज, मॉल इत्यादि खुलने के बाद जो है लोगों को रोजगार मिलने लगा, अधिक मजदूरी दर मिलने लगा, जिसके कारण जो है नगर में जनसंख्या बढ़ने लगा। साथ ही साथ शिक्षा, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो है लोग नगर में बसना शुरू कर दिया, इसलिए नगरीय जनसंख्या बढ़ने लगी। यहाँ पर हम लोग कारण भी देखेंगे कि क्यों बढ़ा है। अब यहाँ देखिए दिखा दिया है कि 1800 में कितना था ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, यहाँ देखिए दिखा है। वही चीज 2016 में देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 46%, कहाँ 97 से घटकर की ग्रामीण जनसंख्या 46% हो गया। वहीं नगरीय जनसंख्या जो है 2.4 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 54.4% हो गया है। तो परिवर्तन हो रहा है, यानी लोग गांव से शहर की ओर, गांव से नगर की ओर जो है लोग प्रवास करने लगे हैं। इसका कारण है कि नगर में जो है सुख सुविधा, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, है ना, रोजी रोजगार के लिए इंडस्ट्री, मॉल इत्यादि जो है खुलने लगे, इसलिए नगर की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। चलिए बच्चों आज यहीं तक क्लास, है ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स आप जो है वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ठीक है। इसको लाइक